इस खास वीडियो सीरीज में हम आपको जनजातीय समाज से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में बता रहे हैं जिसकी सामान्य तौर पर तो आम चर्चा नहीं होती, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में इस विषय को लेकर न सिर्फ हलचल है बल्कि कई स्थानों में तो इस विषय ने विशाल आंदोलनों का भी स्वरूप ले लिया है। आज इस चौथे एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं डी लिस्टिंग के संवैधानिक पहलुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो सीरीज का चौथा एपिसोड। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। डीलिस्टिंग का विषय संविधान से जुड़ा हुआ है, अतः यह जानना आवश्यक है कि इस विषय पर संविधान क्या कहता है एवं डीलिस्टिंग की मांग कर रहा समाज संविधान में क्या संशोधन चाहता है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार यह तो तय हो गया कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कौन रहेगा, लेकिन अनुच्छेद 341 तथा संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 की तरह इसमें कन्वर्जन को लेकर कोई प्रावधान नहीं जोड़े गए। इस पूरी पहेली को समझने के लिए पहले हमें अनुसूचित जाति से जुड़े इन प्रावधानों को समझना होगा। दरअसल जब संविधान सभा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो लोग अनुसूचित जाति समाज से हैं, यदि वो कन्वर्ट होकर विदेशी मूल के मत को अपनाते हैं तो क्या उसका अनुसूचित जाति का दर्जा बना रहना चाहिए। इस विषय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट होकर ऐसे किसी भी प्रावधान को शामिल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के माध्यम से यह आदेश निकाला गया कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू, सिख एवं बौद्ध, बाद में जैन भी, इसके अलावा कोई अन्य मत को अपनाता है तो उसका एससी का जो दर्जा है वह समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात उक्त व्यक्ति को एससी की सूची से डी लिस्ट कर दिया जाएगा। बाबा साहब की जागरूकता एवं अनुसूचित जाति समाज के प्रति संवेदनशीलता ने संविधान में एससी समाज के जड़ों को बचाए रखने के लिए कड़े कदम तो उठाए, लेकिन ऐसे ही प्रावधानों से जो जनजाति समाज है उसको पूरी तरह से दूर कर दिया। संवैधानिक दृष्टि से स्पष्ट समझे तो जिस तरह से कन्वर्ट होकर विदेशी मूल अपनाने पर एससी के व्यक्ति को डी लिस्ट कर दिया जाता है, उसी तरह किसी भी मत में कन्वर्ट होने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा बना रहता है। कुल मिलाकर देखें तो यह पूरे जनजाति समाज के विकास एवं उन्नति के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, वहीं समाज के समक्ष आ रही चुनौतियों का सबसे बड़ा कारण भी है। संवैधानिक पहलू में एक और विषय समझना आवश्यक है और वह है अनुच्छेद 244(1) का। अनुच्छेद 244(1) के आधार पर ही देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र की घोषणा की गई है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर नए शेड्यूल एरियाज की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें पुराने क्षेत्रों को कम या अधिक भी किया जा सकता है। पहले अनुसूचित क्षेत्र को लेकर यह प्रावधान लाया गया था कि जिस स्थान में 50% से अधिक ट्राइबल्स जनजाति हैं उसे ही जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रावधान की सिफारिश मुख्य रूप से 1960 में बनी ढेबर कमेटी की रिपोर्ट में की गई थी। हालांकि इसके पश्चात 1975, 2003 और 2007 की अधिसूचनाओं में जनजाति आबादी में अधिकतम या न्यूनतम होने का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। ढेबर कमेटी की जो सिफारिश थी उसके अनुसार जनसंख्या के अनुपात के विषय को राष्ट्रपति ने भी नकार दिया था। इसके अलावा जो पेसा अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के विषय में प्रावधान करता है। पेसा जो है वो उसकी धारा 4(1) यह प्रावधान करती है कि पंचायतों के बारे में कानून बनाते समय राज्य सरकारें रूढ़िगत विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत पद्धतियों को मान्यता देगा या उसके अनुरूप ही कानून बनाएगा। इसी तरह धारा 1 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ग्राम सभा जनजाति लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और समुदायों के संसाधनों और विवादों को निपटाने के रूढ़िगत ढंग का संरक्षण और परीक्षण करेगी। अब यह कानूनी संवैधानिक पहलू इसलिए जानना आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि यदि ऐसे शेड्यूल एरियाज में यदि मूल जनजातियों की संख्या में लगातार कमी आएगी तो इसका सीधा दुष्प्रभाव जनजाति संस्कृति एवं रूढ़ी परंपरा पर पड़ेगा। हमने डी लिस्टिंग में उससे जुड़े संवैधानिक पहलुओं को तो समझा ही, लेकिन अभी इसके उस पहलू को भी समझना आवश्यक है कि आखिर जनजाति समाज संविधान में किस संशोधन की मांग कर रहा है।
दरअसल जो जनजाति समाज है उसकी मांग है कि भारतीय संसद एवं पूरा संसदीय तंत्र इस विषय को लेकर जागरूक रहे एवं संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करे। अनुच्छेद 342 में ठीक उसी तरह के प्रावधान जोड़ने की मांग की जा रही है जो शेड्यूल कास्ट को मिले हुए हैं। जिस तरह से अनुसूचित जातियों के लिए कन्वर्जन एवं डीलिस्टिंग संबंधी प्रावधान है, वैसे ही प्रावधान की मांग जनजाति समाज भी कर रहा है। यह जो डीलिस्टिंग का विषय है उसको लेकर हमारी विशेष वीडियो श्रृंखला है और इसी श्रृंखला के अगले एपिसोड्स को देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।